भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में पढ़ा है आपने? कितने प्रकार की वीटो शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति के पास? एक इंडिया के साथ में मालदीव का एग्रीमेंट था हाइड्रोग्राफिक सर्वे के संदर्भ में, जिसको कि वहाँ की सरकार ने भी कैंसिल कर दिया है। तो ये क्या है हाइड्रोग्राफिक सर्वे? पूरे वर्ल्ड को ब्रिटिशर्स ने ही क्यों जीता? फ्रेंच या पुर्तगीज या डच ये क्यों नहीं जीत पाए? इंडियन नेवी के पास कितने टाइप के सबमरीन्स हैं? 12 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स का क्या कंसेप्ट है ये? मैं कम में? यस प्लीज कम इन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू मैम। संजय जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम। अपना एक संक्षिप्त परिचय बोर्ड मेंबर्स को दीजिए। मैम मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है। मैं मूल रूप से बलिया ज़िले का निवासी हूँ और बलिया ज़िले से ही मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 12वीं तक प्राप्त की है। उसके उपरांत मैंने 2004 में भारतीय नौसेना ज्वाइन किया और वहाँ पे 15 साल अपनी सेवा दी और 15 सालों के दौरान मैंने विभिन्न शहरों में और विभिन्न विभागों में काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। प्रारंभ में मैं भारतीय नौसेना पोत INS विराट में था, वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसके उपरांत मैं कम्युनिकेशन सेंटर में 1 ईयर काम किया। उसके उपरांत मैं 3 ईयर नेवल हेडक्वार्टर में स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन करके डिपार्टमेंट था, उसमें मैंने काम किया। उसके उपरांत 2 ईयर कम्युनिकेशन सेंटर में जामनगर में फिर से काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। उसके उपरांत मैं INS राणा करके शिप था मैम, वहाँ पे 3.5 ईयर सर्विस किया। उसके उपरांत मैं जब लास्ट 1 ईयर सर्विस थी तो मैं 32 वायरलेस एक्सपेरिमेंटल यूनिट में 1 ईयर काम किया। ठीक। उसके उपरांत मैं रिटायर हो गया। मैं रिटायरमेंट के बाद आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं उसके बाद मैंने UPSC की प्रिपरेशन प्रारंभ की, क्योंकि मेरा जो ड्रीम था कि सिविल सर्विसेज में जाना है और मैंने 3 टाइम्स UPSC का एग्ज़ाम दिया। मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके उपरांत मैंने UPPSC में स्विच कर दिया मैं। ठीक। तो पहली बार मैंने UPPSC में एग्ज़ाम दिया 2023 में। संजय जी आप बलिया से आते हैं? जी मैम। बलिया को बागी बलिया क्यों कहते हैं? 1942 में मैम जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो बलिया के चित्तू पांडे जी थे, उन्होंने उस मूवमेंट को लीड किया था बलिया से और वहाँ पे समानांतर सरकार बनाने में वो सफल रहे थे कुछ ही हफ्तों के लिए। उसके बाद फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पे कब्जा अपना कर लिया था, इसलिए रिवॉल्यूशनरी बलिया का नाम फेमस हुआ। ठीक है, ये बताइए कि सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं आप? मैम सिविल सर्विसेज हमें एक अवसर प्रदान करता है कि हम डाइवर्स फील्ड में नेशन बिल्डिंग के लिए हम अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट और बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए। हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट और वीमेन एम्पावरमेंट। यस मैम। इन 4 सेक्टर्स की आपने बात की। यस मैम। आपको काम करने का मौका अगर मिले और आपको कोई एक क्षेत्र चुनना हो तो आप कौन सा क्षेत्र चुनेंगे? मैं सबसे पहला क्षेत्र तो एजुकेशन चुनूंगा मैम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन एक कोर है जिससे हमें बदलाव ला सकते हैं समाज में। ठीक, थैंक यू। संजय कुमार गुप्ता जी, आप बलिया से हैं, जैसे आपने चित्तू पांडे का नाम लिया। यस सर। उसके अलावा और बलिया से कौन कौन से लोकप्रिय हस्तियां निकली हैं इतिहास में? जी, हमारे 8वें प्रधानमंत्री जी थे जो कि चंद्रशेखर जी थे। उसके अलावा हमारे चित्तू पांडे जी थे जो 1857 की स्वतंत्रता की क्रांति। नहीं, चित्तू पांडे तो आपने नाम लिया ही। सॉरी सर। सॉरी, मंगल पांडे जी। हाँ, मंगल पांडे जी थे। 1857 की जो स्वतंत्रता क्रांति हुई उसका जनक माना जाता है। आप बस नाम बताते चलें। और सर छोटे लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हैं, उनका भी योगदान रहा है काफ़ी भारतीय राजनीति में और स्वतंत्रता आंदोलन में। छोटे लोहिया जिन्हें कहा जाता है, उनका भी बलिया से कोई संबंध? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। चलिए, आप इंडियन नेवी में आप रहे हैं। यस सर।
तो अक्सर हम लोग इस बात को सुनते हैं और पढ़ते हैं कि हिंद महासागर जो कि भारत का एक प्राकृतिक सुरक्षा क्षेत्र है, यस सर। तो हाल के वर्षों में चाइना की तरफ से बहुत सारे चैलेंजेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं, यस सर। जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की बात कही जाती है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? यस सर। सर, चीन ने जो कि भारतीय इंडियन ओशन रीजन है सर, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस की तरफ से अगर हम देखें तो चीन ने भारत को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल करके पॉलिसी बनाई, जिससे कि वो भारत को काउंटर करना चाहता है, मतलब चारों तरफ से, चारों दिशाओं से। वो है कि जैसे जिबूती में एक उसने पोर्ट बना लिया सेना का, और श्रीलंका से हम्बन टोटा पोर्ट डेप्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत उसने अपने कब्जे में ले लिया, और ऐसे भी अलग अलग क्षेत्रों से वो चाइना को काउंटर करने के लिए। मालदीव में भी अभी कुछ जो चेंजेज हुए हैं, क्या वो चाइना के फेवर में है? यस सर। मालदीव में जो पुरानी सरकार थी वो प्रो इंडियन सरकार मानी जाती थी सर, और वर्तमान में जो गवर्नमेंट आई है वो ऐसा माना जाता है कि वो प्रो चाइना गवर्नमेंट। क्या नाम है राष्ट्रपति का? नए राष्ट्रपति का मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये जो सरकार है सर, ज़्यादातर देखा जा रहा है कि प्रो चाइना और इंडिया के अगेंस्ट ही काम कर रही है, ऐसा न्यूज़ के माध्यम से ऐसा पता चला है। क्योंकि अभी उन्होंने बोला है कि भारतीय सेना जो वहाँ पे है उनको हटाने के लिए उन्होंने चुनाव का उनका मुद्दा भी रहा है सर। एक इंडिया के साथ में मालदीव का एग्रीमेंट था हाइड्रोग्राफिक सर्वे के संदर्भ में, यस सर, जिसको कि वहाँ की सरकार ने भी कैंसिल कर दिया है। यस सर। तो ये क्या है हाइड्रोग्राफिक सर्वे, कुछ बता पाएंगे? हाइड्रोग्राफिक सर्वे सर भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। उसके लिए सर्वे शिप होती है, और उसके लिए प्रॉपर एक सर्वे ब्रांच रिक्रूटमेंट के दौरान ही हमें ब्रांच एलोकेट होता है। तो जो सर्वे ब्रांच के ऑफिसर्स और सेलर्स होते हैं वो उस शिप में सर्व करते हैं, और ये जो रूट मैपिंग का काम करती है सर सर्वे ब्रांच। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सर देहरादून में है सर। अच्छा, वैसे तो आप इंडियन नेवी से जो है प्रशासनिक सेवाओं में आना चाहते हैं, खैर आप तो कमीशन के जरिए आना चाहते हैं, अदरवाइज भारत सरकार की एक योजना भी है लेटरल एंट्री की। यस सर। तो उसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? यस सर। भारत सरकार की लेटरल एंट्री जो स्कीम है वो सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट एंट्री करने के लिए। किस पद पर? सर हायर पोजीशन में। कोई पर्टिकुलर पोस्ट जिस पे डायरेक्ट एंट्री होती है? सर प्रोसेस क्या है एंट्री का? जो सेक्रेटरी लेवल की ये है सर, मुझे एग्जैक्टली ये नहीं है किस पद पे, लेकिन प्रोसेस जो है कि उसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूपीएससी द्वारा आमंत्रित किया जाता है सर। यूपीएससी के द्वारा किया जाता है? आप श्योर हैं? आई एम नॉट श्योर सर। चलिए कोई बात नहीं। संजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि भारत में बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज आई। यस सर। 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास। यस सर। इनका क्रम बता सकते हैं आप मुझे आने का? जो सबसे पहली कंपनी आई थी सर वो पुर्तगीज थी। ठीक। पुर्तगीज 1498 में वास्को डी गामा नामक जो सेलर थे वो कालीकट में पहुंचे थे। उसके बाद पुर्तगीज ने अपना कुछ फोर्ट वगैरह बनाए। नहीं, मतलब इनका क्रम बस मुझे बता दीजिए, वो तो विवरण में नहीं जाता। के बाद अच्छा, अंत में कौन आया सबसे? अंत में मैं कंफर्म नहीं हूँ सर, शायद ब्रिटिश या डच आए सर। चलिए, आपने ब्रिटिशर्स का नाम लिया। यस। आपने तो देखा होगा, वर्ल्ड घूमे होंगे आप, इधर उधर गए ही होंगे थ्रू द शिप्स या जैसे भी। मुझे जाने का मौका नहीं मिला। मैं सेलिंग किया हूँ सर स्टेट्स में, मलक्का स्टेट्स में। चलिए, स्टेट्स में देखा, इंडियन ओशन में किया हूँ, लेकिन किसी कंट्री में जाने का मुझे मौका नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं। यस सर। पूरे वर्ल्ड को ब्रिटिशर्स ने क्यों जीता? फ्रेंच या पुर्तगीज या डच ये क्यों नहीं जीत पाए? क्या कारण था इसका? उसके बहुत सारे रीजंस थे। जो सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ वो ब्रिटेन में हुआ। ठीक। दूसरा था, ब्रिटेन में रिसोर्सेज थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के लिए, और इस की वजह से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने की वजह से, जो उन्हें व्यापार को बढ़ाने के लिए, जो उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो रहा था, उसके लिए उन्हें मार्केट चाहिए था, और उस वजह से उनके पास बेहतर वेपन थे,
उनके पास एक सशक्त नेवी थी सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही था कि उसकी वजह से, और उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत काम किया। मैं एक्चुअली इसी का इंतजार कर रहा था कि आप Yes. सशक्त नेवी पे कब आएंगे। यस सर। अच्छा, इंडिया में ये 12 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स का क्या कंसेप्ट है? ये जो 12 नॉटिकल माइल होता है सर, वो यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है, और 200 नॉटिकल माइल तक हमारा EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर। उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि फिशिंग और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी सर। ठीक। अच्छा, अनक्लॉज के बारे में कुछ बता पाएंगे आप? सर इवन एक समझौता है सर, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ कोई सर। बात नहीं, जानकारी यूएन क्लॉज समझौता है सर ये, ठीक है। और सी को लेकर अभी हाल ही में संसद ने एक और अधिनियम पारित किया है समुद्री डकैती को रोकने के लिए, उसका कुछ जानकारी उसके बारे में? सर अधिनियम तो याद नहीं है। समुद्री डकैती के बारे में ये है सर कि जो अरेबियन सी है सर, जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन एरिया है, गल्फ एरिया है, उसमें पायरेट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है सर। और इसको काउंटर करने के लिए भारतीय नौसेना और अदर कंट्रीज़ की नेवी भी वहाँ पे अपना शिप कंटिन्यू पेट्रोलिंग के लिए भेजते हैं सर। पुडुचेरी का नाम तो सुना होगा आप? यस सर। जरा इसका विवरण मुझे दे दीजिए। पुडुचेरी जो 4 भागों में है। पुडुचेरी के 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं सर, जो कि केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। उनके नाम मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पाऊँगा सर। उसमें एक यानम करके है, एक पुडुचेरी है, और 2 के मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं सर। ये फ्रेंच कॉलोनी थी सर पुडुचेरी। उसको जब ब्रिटिशर्स चले गए उसके बाद ये फ्रेंच कॉलोनी को भारत ने, भारत के पास ये आया, किस मुझे याद नहीं आ रहा सर कि सैन्य हमले से आया या फिर किसी समझौते से आया। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, पाक स्टेट का नाम सुना होगा आपने? पाक स्टेट, यस सर। कहाँ पर है ये? सर ये बे ऑफ बंगाल में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है सर। क्या खासियत है इसकी, कुछ बता सकती हैं? पाक स्टेट है सर एक नैरो, 2 समुद्रों को जोड़ती है या अलग करती है, ऐसा कुछ? 2 समुद्र इंडियन ओशन को बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है सर। ठीक मैम। संजय जी, शन नो वरुणा कहाँ से लिया गया है ये? सर आपकी नेवी का सूत्र वाक्य है ये? यस मैम। आपको आइडिया नहीं है? कोई बात नहीं। सबमरीन क्या होती है? सबमरीन एक इसको हिंदी में पनडुब्बी कहा जाता है मैम। ये एक शिप होती है जो कि पानी के अंदर डाइव करके 200 मीटर 250 मीटर जैसा उसका डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग पानी के अंदर चलती है, जिससे कि दुश्मन को उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो अंदर से शिप पे अटैक कर सकती है थ्रू टॉर्पीडो। ठीक है। इंडियन नेवी के पास कितने टाइप के सबमरीन्स हैं? मैम इंडियन नेवी में जो सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन है वो 2 है, और एक हमने आईएनएस चक्रा नामक सबमरीन लीज पे लिया हुआ था रसिया से, जो कि वो रिटर्न हो गया आगे। ठीक है। और कन्वेंशनल सबमरीन है जो कि डीजल और इलेक्ट्रिक से चलती हैं, बैटरी के थ्रू। जब वो सरफेस पे होती हैं तो डीजल से चलती हैं, और जब वो पानी में डाइव करती हैं तो बैटरी थ्रू ऑपरेट होती है। अभी हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन 6 बनाई गई हैं फ्रांस की मदद से, भारत में ही बनाई गई है, मजगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है मैम। ठीक है। तो जो हमारी इंडियन नेवी है उसमें सबसे लेटेस्ट एडिशंस कौन कौन से हैं? लेटेस्ट सबमरीन जो मैम, लेटेस्ट एडिशन स्कॉर्पियन क्लास हैं सर, कलवारी, और इसके 6 सबमरीन है कलवारी क्लास है मैम। आपने आईएनएस इम्फाल के बारे में पढ़ा है? आईएनएस इम्फाल एक लेटेस्ट शिप है मैम, जो स्टेल्थ गाइडेड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, मजगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसका डिज़ाइन नौसेना द्वारा ही तैयार किया गया है, और ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है मैम। श्योर है आप? हाँ, प्रोजेक्ट 15B से हो रहा है। ठीक है। आपने अपने परिचय में काफ़ी विस्तृत तरीके से बताया कि आपने कहाँ कहाँ पर काम किया, किस किस फील्ड में काम किया। भारत के किन किन राज्यों में आप रहे हैं अपने कैरियर के दौरान? यस मैम,
मैं प्रारंभ में मुंबई में रहा, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के अंडर में आता है। उसके बाद मैं दिल्ली में रहा, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद मैं गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में मैं रहा। उसके बाद मैं अंतिम समय में, जो सेवा के अंतिम समय में, विशाखापट्टनम में रहा, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर में आता विशाखापट्टनम में रहे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने जामनगर में आप रहे हैं, तो जामनगर रिफाइनरी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। यस मैम। उसकी कुछ विशेषताएं बता सकते हैं? जो मैम एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित किया गया है मैम। ठीक है, बस और कुछ बताना चाहेंगे आप? ठीक है, कोई बात के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। संजय जी, ये बताइए, आपने भारत के राष्ट्रपति को पढ़ा होगा। यस मैम। भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में पढ़ा है आपने? यस मैम। कितने प्रकार की वीटो शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति के पास? 3 प्रकार की वीटो है मैम। कौन कौन सी? मैं उनके नाम नहीं बता सकता, मैं वो बता सकता हूँ कि कार्यप्रणाली कैसी है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि आपने जो है, क्योंकि इसमें अपनी तैयारी के दौरान विभिन्न विषयों को पढ़ा होगा, कौन सा ऐसा विषय था जिसको पढ़ने में आपको सबसे ज़्यादा मजा आया? ऐसे तो सारे विषय अच्छे लगे मैम मुझे। आपको एक तय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि ये टूरिज्म सर्किट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने मैडम टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए टूरिज्म सर्किट में डिवाइड किया है। 12 मेगा टूरिज्म सर्किट में डिवाइड किया है, जिससे कि टूरिज्म को एक इंडस्ट्री के रूप में प्रमोट किया जा सके। इन्हीं के नाम बता दीजिए कुछ 5 टूरिज्म 12 मेगा सर्किट में मैम रामायण सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, वाइल्ड लाइफ सर्किट है, ऐसे ही और भी बहुत सारे सर्किट हैं। आपने अग्निवीर योजना का नाम जरूर सुना होगा। यस मैम। काफ़ी चर्चा में भी रहा था। यस मैम। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपको क्या लगता है, अग्निवीर के जैसी योजनाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैम, जो अग्निवीर की योजना है वो हाल ही में भारत सरकार द्वारा लागू की गई है। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैम, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमें इनके विभिन्न पहलुओं पर विचार करके ही कहा जा सकता है। तो इसके विभिन्न पहलू ये हैं कि इसके जो फ़ायदे हैं मैम, कि यंग हमारी फोर्सेज होगी, और दूसरा फ़ायदा यह है कि जो 4 साल के बाद जो आपको एक कमेटी में का मेंबर बनाया गया है जिसको सलाह देनी है कि ये योजना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपका क्या जवाब होगा? यस मैम, ये योजना तो होनी चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि इससे यंग फोर्स जो है उसमें यंग पॉपुलेशन होगी। ठीक है, तो फिर आप मुझे बताइए कि इसको सिविल सर्विसेज में भी क्यों ना लागू कर दिया जाए, यहाँ पे भी यंग लोग आएंगे। जो दोनों का जो कार्य प्रणाली है वो डिफरेंट है मैम। जो सिविल सर्विसेज का कार्य प्रणाली है और जो सेना का कार्य प्रणाली है वो डिफरेंट है। सेना को वार लड़ना होता है मैम, जहाँ की यंग पॉपुलेशन चाहिए, जहाँ की मतलब क्विक मूव कर सके, ट्रेनिंग ले सके, जो एक डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग होती है वो ले सके। सिविल सर्विसेज में जो काम है मैम, वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसी बनाना, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, और डेवलपमेंट के लिए अदर प्रोजेक्ट्स जो भी हों तो वहाँ पे काम करना। तो उसके लिए ज़्यादातर हम किसी भी उम्र में काम कर सकते हैं। 60 ईयर तक जो काम करने का प्रावधान है उसके तहत 60 ईयर तक काम कर सकते हैं। लेकिन जो सेना में है वो यंग पॉपुलेशन ही चाहिए ज़्यादातर मैम, क्योंकि जो कि क्विक सेना में जो भी आर्म्स हैं और फाइटिंग है उसके लिए क्विक डिप्लाई की जा सकती है। ठीक है संजय जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, शहीद किनको कहा जाता है? शहीद की क्या परिभाषा है? उनको कहा जाता है मैम जो सेना में देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। यही परिभाषा है शहीद की? परिभाषा मुझे सच कोई मैंने कहीं नहीं पढ़ा मैम। हाँ। लेकिन जो शहीद का दर्जा किनको दिया जाता है? जो भारतीय सेनाओं के जो सैनिक है, वो जो देश की सेवा के लिए अपना बलिदान देते हैं, हाँ, उसको उनको दिया जाता है शहीद का दर्जा। ठीक है संजय जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं कैन आइए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बैठिए। कैसे हैं? ठीक हूँ मैम। कैसा लगा इंटरव्यू हम लोगों के साथ? इंटरव्यू अच्छा लगा मैम, आप लोग का मतलब काफ़ी कॉर्डियल थे। मुझे थोड़ी सी मुझे अपनी लगी कि मुझे जैसे पॉलिटी का
मेरे को पता है लेकिन मैं नाम नहीं बता- पता है नाम वो जो आपके नहीं साथ। पता है। आपके साथ बस एक ही प्रॉब्लम है संजय जी कि आपका जो है ना चीज़ों का डिटेलिंग पता है आपको बहुत ज़्यादा, पर उसको आप शॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं। यस मैम। जैसे आपसे जब परिचय पूछा जाएगा तो परिचय में वो सब मत बताइए कि मैंने यहाँ काम किया वहाँ काम किया, मतलब मैंने नेवी में इतने साल तक काम किया, रिटायर हुआ, अभी काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। ओके मैम। शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल। ओके मैम। जब आपसे वो ये पूछें कि आपने नेवी में इतने लंबे समय तक आप रहे तो आपने किस किस सेक्टर में काम किया, ओके। तब आप उसमें बताइए, ठीक Okay. है। इतना लंबा परिचय सुनने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और वो शुरू में ही बोर हो जाएंगे। ओके मैम। राइट, आपने बहुत डाइवर्स है आपका, आपको बताना चाहिए, मौका मिले तो तुरंत लपक लीजिएगा उसको, तुरंत बताइएगा। यस मैम। लेकिन इंट्रोडक्शन में नहीं, अगर इंट्रोडक्शन में आप चाहते हैं तो कुछ जो मेन चीजें वो बता दीजिए कि मैंने 3 साल इस पे काम किया, ये इस पे काम किया, जो आपको लगता है कि इनको जरूर पता होनी चाहिए। यस मैम। वो कर दीजिए। उसके बाद जैसे बलिया से आप आते हैं, बागी बलिया वाले सवाल के लिए आप तैयार रहिए। बलिया का पूरा चंद्रशेखर जी और लोहिया और छोटे लोहिया और वो सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ओके मैम। ठीक है। कि जो सवाल आपसे सर ने पूछे थे, छोटे लोहिया किसको कहा जाता है आपको पता है? नहीं मैम। लखनऊ में पार्क भी बना है उनके नाम पे, जनेश्वर मिश्र जी को कहा जाता है। बलिया से ही तो संबंधित है। हाँ यस है ना? उनका नाम सुना हुआ हाँ, है। तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक Yes, है। ma'am. Yes, और उसके बाद इंडियन नेवी में जो भी लेटेस्ट एडिशंस हैं, जो भी नई चीज़ें आई हैं और जो भी नए डेवलपमेंट्स हैं उसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि इस सवाल के लिए कोई बहुत गूढ़ जानकारी की किसी को ज़रूरत नहीं है ये पूछने के लिए कि क्या क्या नया ऐड हुआ है, यस मैम। राइट। Yes, तो वो थोड़ा आप वो चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ओके। जवाब देते समय कोशिश ये करिए कि हमसे जो सवाल पूछा गया है हम उस पर जल्दी जाएं, उस आंसर पे हम जल्दी पहुंचे। Okay. आपका ये है कि आप बहुत टाइम, जैसे मैंने आपसे पूछा आप कहाँ कहाँ रहे, तो आप कहिए मैं मुंबई रहा, जामनगर रहा, विशाखापट्टनम रहा। मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, जामनगर जो कि आपसे पूछा गया कि आप किन किन शहरों में रहे। ओके मैम। तो अगर आप तो मुंबई, महाराष्ट्र, जामनगर, point गुजरात, का हाँ answer टू द देना। पॉइंट। उनको आप 15-20 मिनट में अपना मैक्सिमम अगर जो कैलिबर है वो दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए कोशिश ये होगी कि आप उनको वो सारी चीज़ें सारे उस पर ले जाने का मौका दें। अगर आप बहुत लंबे जवाब देंगे तो समय तो उतना ही है जितना हर कैंडिडेट के पास है, यस। तो आपसे सवाल कम होंगे, और जब आपसे सवाल कम होंगे तो आपके नॉलेज का लेवल भी सामने कम आएगा। ओके मैम। आप अपने आप में प्रेरणा के स्रोत हैं क्योंकि आप इस उम्र में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको लेकर के एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, Yes, क्योंकि इस समय तक अपने जज्बे को बरकरार रखना मामूली बात नहीं होती, यस मैम। राइट। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। यस मैम। दूसरी चीज़ ये है कि जो करंट में पिछले वर्ष में जो भी चीज़ें हुई ना, चाहे वो महिला आरक्षण से रिलेटेड हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो चंद्रयान हो, ये सारी चीज़ों के फैक्ट्स आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार इंटरव्यू फैक्ट्स पे चला जाता है, Okay, ma'am. तो वहाँ पे पॉइंट मिस ना हो तो अच्छा रहेगा। ओके मैम। आप क्योंकि सेना में सेवा देकर अपनी आए हैं तो आपको प्रोटोकॉल और ये सब चीज़ें बताने का कोई मतलब नहीं है, आप एकदम दुरुस्त हैं उस मामले पे, और वहाँ पे आपसे कहीं कोई चूक नहीं होने वाली Okay, है, ma'am. ठीक है। चूक बस यही हो सकती है नॉलेज के लेवल पे। गेस मत करिए, समस्या सिर्फ ये रही कि आपने बहुत गेस किया। ओके मैम। 3 चीज़ें अपने दिमाग में रखिएगा, या तो मुझे सवाल का जवाब आता है या मुझे नहीं आता है। ओके मैम। अगर आपको आता है तो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है, नहीं आता है तो माफ़ी मांग लेनी। जैसे अग्निवीर था, तो अग्निवीर के बारे में अगर आपको, जाहिर सी बात है कि हाँ या ना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं, लेकिन आपको जल्दी आना था कि मैम जिस तरीके की डिमांड है सेना की, जो बातें आपने बाद में कही, तो आपको मुझे लगता है जिस तरीके की डिमांड है सरकार ने कुछ सोच के उसको लाया होगा और वो शायद ये चीज़ें लगेगा। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ का निर्धारण देश काल और परिस्थितियों के अनुसार होता है, तो मुझे लगता है कि सरकार की जो सोच है वो ठीक हो गई इस मामले में। फिर आपने बहुत अच्छा आंसर दिया कि सिविल सर्विसेज की डिमांड अलग है एंड ऑल, लेकिन उस पॉइंट पे आने में आप बहुत हिचकिचा रहे थे। वो हिचकिचाना नहीं है, एकदम जल्दी से अपनी बात को रखना है। Okay. और गेस अगर आपको लगता है कहीं पर कि हाँ मैं गेस कर सकता हूँ, तो अनुमति लेके आप गेस कर लीजिए, ओके मैम। ठीक है। अदरवाइज ठीक है। आप अगर जैसे मैंने राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ पूछी, आपको नाम नहीं पता था, तो कहते माफ़ कीजिएगा मैं भी उनके नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ओके मैम। इस तरीके से करके आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके मैम। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो? मैम जाते समय ऐसा मैंने सुना है कि बोर्ड मेंबर की तरफ करके जाना चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल है? बोर्ड मुझे? मेंबर की तरफ करके जाना चाहिए, जैसे मंदिर में जाते हैं। नहीं, अगर गेट खोलते समय तो हाँ। वो तो पॉसिबल नहीं है मैम। मतलब किसने बताया आपको? मैंने ऐसे इंटरव्यू देखते समय फीडबैक नहीं सुना है। बोर्ड मेंबर, आपका जब इंटरव्यू समाप्त होगा आप वहाँ जाके अनुभव करेंगे, वो अपना पेपर पेन पे आपको मार्किंग दे रहे होंगे, उनको फुर्सत भी नहीं होगी ये देखने की कि आप कैसे जा रहे हैं। ओके मैम। ना उनको हमारी तरह ये फुर्सत होगी कि आप कैसे आ रहे हैं, Okay. राइट। पर क्योंकि हमें सिखाना है इसलिए हम आपको बताते हैं। ओके मैम। जो चीज़ बेटर करती है वो सिर्फ आपका नॉलेज है। ओके बाकी ये जितनी भी अफवाहें बाजार में चलती हैं उनको छोड़ दीजिए, ओके मैम। उस पर कोई ध्यान मत दीजिए। आपका इंटरव्यू खत्म होगा, उसके बाद बोर्ड मेंबर आपको नंबर देने में बिजी हो जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं कि आप कैसे जा रहे हैं। ओके मैम। ये सब वहाँ पे तो वो दरवाजा भी खोल देते हैं, आपको दरवाजा भी खोलना नहीं पड़ता है, नॉक भी नहीं करना पड़ता है, लेकिन तब भी प्रोटोकॉल ये होता है कि मैं ही कम इन सर हम पूछ लें।
ओके ठीक मैम। है, ये सब बातें सिर्फ ऐसे ही है ना कि अब कुछ अफवाहें बाजार में चलती रहती हैं, वैसा है, उस पर उसका तनाव और मत दूसरा लीजिए। चीज़ मैम कि ये कोर्ट के बटन जैसे खोल मैं के एंट्री बैठते हैं। खोल के तो बैठना है, लेकिन एंट्री करने समय बंद करके आना है या खुला हुआ ही वक्त ये देखिए, अगर हम आपको ये सब चीजें एकदम समझाएंगे ना, तो जब आप वहां जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि रोबोट एंट्री कर रहा है। ओके मैम। राइट, कि मैं आपको बताऊं कि आप 2 कदम बढ़ाने के बाद बटन खोलिएगा, उसके बाद आप 4 कदम बढ़ाने के बाद बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं। एक जो नॉर्मल तरीका होता है, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो हम बंद करके जाते हैं, जब हमें कहीं बैठने को तो हम फट से खोल के बैठ जाते हैं। ओके तो मैम। आपको ऐसे हाथ रख के, जो सामान्य तरीका जो कैंडिडेट्स करते हैं, वो यहाँ पे हाथ रहता है उनका, और वो जैसे उनसे बैठने को कहा जाता है खोल के बैठ जाते हैं, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके मैम। और फिर वही बात है कि ये सब बातें सेकेंडरी हैं, आपका नॉलेज प्राइमरी। अगर आपने बटन खोलने में 1 मिनट लगा भी दिया और उसके बाद आपने शानदार जवाब दिए, तो भूल जाएगा अगला व्यक्ति कि आपने उसके पहले क्या ओके किया मैम। था। ठीक है, उसका कोई तनाव मत लीजिए। ओके मैम। और कुछ? नो ये मैम। आपका पहला इंटरव्यू है आयोग में? पहला इंटरव्यू। पहला मॉक था? यस मैम। अगर आपका पहला मॉक था तो आप बहुत अच्छा कर रहे थे। जो चीज़ें हमने बताई उस पर थोड़ा काम कर लीजिए, तो आप निश्चित रूप से अच्छा ओके करें। मैम। ठीक है, आप हमारे देश की जो है शान है, और मुझे लगता है कि आयोग आपको मौका जरूर देगा। ओके ठीक है, मैम। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ Thank you, हैं। ma'am. आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।